जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ एक दो बार फिर आज हैं वाजिद अली सैयद वाशिंगटन डीसी से। इनके साथ हम वक्तन ये नशस्त करते रहते हैं क्योंकि आजकल जिस तरह दुनिया के मामलात हैं और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है और ख़ास तौर पर यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। और एक तो हमारा जो मुसलसल मामला रहता है अमेरिका से कि हम अमेरिका की तरफ देखते रहते हैं कि वो किसी तरह हमें बेल आउट करे, हमारी माशी मुश्किलात जो हैं उन हल करे। और ख़ास तौर पर जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले हैं तो वो भी मुसलसल जो है वो अमेरिका को निशाने पर रखते हैं। तो अब इस हवाले से जो है वो आज की हमारी गुफ्तगू होगी जिसमें हम आईएमएफ में जो पाकिस्तान के मामलात हैं और पाक अमरीका ताउन है और ख़ास तौर पर जो नए वज़ीर ख़ज़ाना है पाकिस्तान के मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनका दौरा अमरीका जो है उस पर बात करेंगे। तो वाजिद साहब बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये ही पूछ लेता हूँ कि ये हमें पता है कि ये स्प्रिंग मीटिंग्स जो हैं वैसे तो एक सालाना एक सिलसिला है जो आईएमएफ की मीटिंग्स होती हैं, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स होती हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे उसमें जाते हैं, आमतौर पर वज़ीर ख़ज़ाना, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा फ़ोकस होता है इस पर कि जी वो वहाँ से क्या लेकर आएँगे। और अब हम्म, क्योंकि हुकूमत नई भी बनी थी और ये पहला-पहला उनका दौरा था और वो इसका इज़हार कर चुके थे वज़ीर बनते ही कि आईएमएफ के साथ वो एक लंबा मुआहदा नेगोशिएट करना चाहेंगे। तो आप ये बताएँ कि इन मीटिंग्स में क्या निकला पाकिस्तान के लिए अभी तक? आपका इंटरव्यू में ही जो है वो बड़ा अच्छा है कि जी ये उनका पहला दौरा था बतौर वजीर। लेकिन अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे पहले 9 माह पहले जब वो वजीर नहीं बने थे, उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो ये तब भी तशरीफ लाए थे और ये एक हाई पावर्ड पाकिस्तानी बिजनेसमैन का डेलीगेशन लेकर आए थे। अच्छा, तो ये उस मेरी वक़्त तो ये एक पाकिस्तानी निजी बैंक के सदर थे ना, उस जी हैसियत में आए थे जी या जी जी। कोई और भी इनकी उस वक़्त हैसियत थी जिसके लिए इनको अमेरिका भेजा गया था कि आप वहाँ से कोई मंजूरी लेके आएँ? हाँ, ये दिस कुड बी वेरी सजेस्टिव थिंग, लेकिन ये है कि वो जब यहाँ पर तशरीफ लाए तो ही वाज लीडिंग द डेलीगेशन। हुँ, अगेन हाई पावर्ड बिजनेसमैन थे पाकिस्तान से, बहुत सारी डिफरेंट जो है शोबों से ताल्लुक रखने वाले। और उनकी यहाँ पे मुलाकातें हुई थी आज से अगेन 9 महीने पहले। इनकी यहाँ पे बहुत सारी मुलाकातें हुई विद द ट्रेजरी। उसके बाद फिर जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह का जो प्रोसेस है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं लोन वगैरह के, आईएमएफ वगैरह से भी उनसे बात हुई थी। तो मेरी उनके साथ एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई बाद में। ये 2 दिन का उनका दौरा था जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही बातें कही थी जो इस दौरे में वो कहते आए हैं। हुँ, उनका ये कहना था कि नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी, हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आए थे कि अमेरिका को या जो बिजनेसमैन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको हमसे चाहिए क्या। तो उन्होंने उसका नाम दिया था बिजनेस बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समथिंग। मुझे एग्जैक्टली वो कोड नहीं याद आ रहा उनका। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमें ये लगता है कि पाकिस्तान को एक तवील मुद्दती, विच मीन्स 3 to 4 years, और उसका जो साइज है लोन का आईएमएफ से चाहिए होगा फ्रॉम $6 to $8 billion। और उस मुद्दत में उन पैसों के साथ वो जो लोन एग्रीमेंट हमारा होगा उसमें हम बहुत सारी रिफॉर्म्स करने की हुँ। जरूरत होगी। और ये एग्जैक्टली यही फोकस उनका अब मिनिस्टर बनने के बाद, ये उनका अच्छा जो ये पहला दौर। बताएँ उस वक़्त जब ये सारी गुफ्तगू आपसे वो कर रहे थे, आपने बड़ी खबर दी है कि वो पहले भी आए थे और ये उनका एक तरह से कंटिन्यूएशन है उन तमाम चीज़ों की। क्या आपको वहाँ कहीं ये एहसास हुआ था कि बतौर एक बिज़नेसमैन वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इसका खुफिया एजेंडा क्या हो सकता है या ये कहीं कोई मिनिस्टीरियल इनकी एस्पिरेशंस हैं? उस वक्त तो नहीं लगता था, टू बी वेरी हुँ, ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि हाँ, उन्हें ये जरूर था कि उन्हें भेजा गया था, जिन क्वार्टर से भेजा गया था वो लग रहा था। तो इतना हाई पावर्ड अगर बिजनेस बिजनेस डेलीगेशन आ रहा है ऑन देयर ओन प्राइवेटली, और फिर आके यहाँ पे इस किस्म की हाई पावर्ड मीटिंग्स भी कर रहा है, हुँ। सो यू नो देयर वाज़न्ट मच लॉस्ट बिटवीन द कप एंड द लिप, राइट। बट इस एजेंडे को पुश करना, और उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उनको प्रपोज करेंगे एज बिजनेस कम्युनिटी कि आपको क्या करना चाहिए। और तभी वो कह रहे थे कि ये रिफॉर्म्स जरूरी हैं।
तो यही एजेंडा वो लेके इस दफा भी आए हैं, और इसीलिए उन्होंने मिनिस्टर बनते ही ये वाजे किया था कि हम रिफॉर्म्स को आगे लेके बढ़े, और जिन जिन एरियाज में रिफॉर्म्स होने हैं वो हम सबको पता ही है, उसमें एनर्जी खास तौर पे शामिल है। उसमें अमेरिका भी बहुत अरसे से कहता आ रहा है, अमेरिका खुद, नॉट द आईएमएफ, खुद अमेरिका कहता आ रहा है। आईएमएफ ने भी ये उसके बाद इंसिस्टेंस किया कि आपकी जो एसओईज हैं, विच इज स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, स्पेशली जो लूजिंग एंड पर हैं, मतलब पीआईए हो गया, स्टील मिल हो गई, अंदर जो बात हो रही थी तो उसमें 70 से 80 ऐसे इदारे हैं जो इस वक्त हुकूमत पर बोझ हैं। तो और उसमें उनके मुताबिक इस कोई इस पे ओवर आते हैं हम के वो इस हवाले से क्या उन्होंने कहा। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि अगर हम उनके पिछले दौरे और इस दौरे को कनेक्ट करें आपस में, तो एक जो एतराज हमारे यहाँ मुसलसल आता रहा है वो ये है कि बिजनेसमैनों का कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे बिजनेस सेक्टर का हुकूमत की सही बात है, ये पॉलिसियों बात है। पर। और एक ब्रिज है दोनों के दरमियान, तो शायद अपनी दोनों हैसियतों में ये उसको जो है वो एक तरह से उस गैप को फिल कर सकें। अब अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि जी ये उन्होंने कहा कि हम प्राइवेटाइज करेंगे इन तमाम सरकारी इदारों को, और ये लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान को इस साल को 25-30 अरब डॉलर की जरूरत है सिर्फ किस्तें वापस करने के लिए जो कर्जे इन्होंने पहले से लिए हुए हैं, या ये उनको रीशेड्यूल कराएं। रीशेड्यूल कराने में भी इनको अमेरिका की, आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, इन तमाम इदारों की जरूरत पड़ेगी। उससे भी इमीडिएट ये है कि जो ये लोन लॉन्ग टर्म चाहते हैं उसकी निगोशिएशंस पर कोई इत्तेफाक हो। तो अगर हम इन तमाम चीजों को एक एक करके चलें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको समझ ज्यादा बेहतर आएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उनका भी प्लान यही था, उन्होंने भी इसी तरह ही कैटेगराइज किया है कि एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हमने ये चेंजेस लेके आनी है। हम्म। दूसरा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हमने कौन कौन सी जो है ना वो स्टेप्स लेने हैं। तो उसमें भी मतलब जब इसकी बात हो रही थी कि टैक्स बेस आपने बढ़ानी है, तो वो टैक्स बेस बढ़ाने में भी उन्होंने यही जो स्टेप्स उन्होंने सबसे पहले लेने हैं शॉर्ट टर्म बकौल उनके, वो ये थे कि जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं उसके अंदर लिटिगेशन में कितने ही बिलियंस ऑफ रुपीज एंड जो है वो फंसे हुए हैं। तो ये ही वांटेड के अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इसकी इसके जो ना इसके डिसीजन हो जाने चाहिए उन केसेस के, चाहे वो एफबीआर के अगेंस्ट क्यों ना जा रहे हों। क्योंकि उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आप कोर्ट्स में जाते हैं और फिर हायर कोर्ट पे जाते हैं और फिर सो एंड सो फोर्थ। तो ये एक तो ये उनका था। दूसरा ये है कि प्राइवेटाइजेशन में भी जो उन्होंने सेलेक्ट की हुई हैं, प्रायोरिटाइज की हुई हैं, उसमें पीआईए ही, आज भी मेरी स्टोरी भी आज आपने देखी होगी, उसमें ही इज होपिंग के बाय एंड ऑफ जुलाई एंड जून, अर्ली जुलाई तक ये पैकअप हो चुका होगा। तो अब उसकी उन्हें निटी ग्रिटीज जो है वो उन्होंने उसको फाइनलाइज करना। अच्छा, यही निटी ग्रिटीज जो है वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला लोन जिसकी उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, वो भी डिटेल अभी नहीं आई कि वो उसका अगेन साइज जो है वो 6 बिलियन का होगा, ये 8 बिलियन का होगा, उसकी ड्यूरेशन 3 साल की होगी या 4 साल की होगी। बट इन ईदर केस जो भी डिसीजन हो गए, वो ही इज एक्सपेक्टिंग कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ पाकिस्तानी अथॉरिटीज का, वो भी जुलाई के एंड तक हो जाएगा। सो ये जो लास्ट प्रोग्राम में भी खत्म हो, अब क्योंकि अभी इसकी एक ट्रांच रहती है 1.1 बिलियन की, वो एंड अप्रैल अर्ली मई अगर वो रिलीज हो जाते हैं तो वो आपके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, और वही बजट में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो टू सर्कल इट बैक टू कॉन्फिडेंस की भी बात होती रही, और हम्म। एग्जैक्टली यही बात हुई, और इन्होंने तब भी की थी और आज भी की, और मुसलसल करते रहे अपनी हर मीटिंग में कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने तो आना है, सो आना है, लेकिन जो आपका लोकल इन्वेस्टर है, आप उसका तो कॉन्फिडेंस बहाल करें पहले, उनका तो एतमाद उसमें होना चाहिए, सिस्टम के अंदर होना चाहिए। अच्छा, उस सिस्टम के अंदर एतमाद को बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो आपके जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको फुली एंड टू एंड डिजिटाइज कर दिया जाएगा। सो वो ये होगा कि उसमें ट्रैक एंड ट्रेस का भी एक उसमें फैसिलिटी है कि कौन कितना दे रहा है, किस तरह दे रहा है, और अगर आपने पैसे निकलवाने हैं तो उसका क्या होना चाहिए। सो ये ही वॉज राइट इन दिस सेंस के हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क तो मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। अब ये हम्म। इम्प्लीमेंटेशन ये अगर करवाएंगे और किस तरह करवाएंगे, दैट हैज येट टू बी सीन, क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं
एक तो हो गया ना कि अनडॉक्यूमेंटेड वगैरह का होता है, बट जो अंडर टैक्स्ड सेक्टर्स एंड देन इंडिविजुअल्स, और उसके बाद अनटैक्स्ड हम्म, सेक्टर्स एंड देन इंडिविजुअल्स हैं, उसको आपने कैसे टैप इन करना है? और वो तो ऊपर वाली क्रीम है जो आपको पैसे नहीं देती है, जो आपसे सब्सिडीज भी ले लेती है, तो आप वो कैसे करेंगे उसको? तो इम्प्लीमेंटेशन इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक लग रहा है, अभी तक, क्योंकि दैट वाज हिज फर्स्ट मीटिंग एंड दिस इज हिज एजेंडा कि ये हमने इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि पर ये जो टैक्स नेट को ब्रॉडन इम्प्लीमेंटेशन करने का मामला है और टैक्स कलेक्शन का मामला है, हमेशा बात यहीं आके फंसती है। क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप वो जो बेल्ट टाइटनिंग है वो सिलसिला ऊपर से शुरू करें, गवर्नमेंट का साइज कम करें। फिर हमारे जो दिफाई अखराजात हैं उनकी बात आ जाती है कि उनको कम करें। वो जाहिर है कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे हमारी वो नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो बार बार अगर आप जो है वो जो ऑलरेडी टैक्स्ड हैं उनको मजीद टैक्स करते रहेंगे, उन पर मजीद बोझ डालते रहेंगे, बिल बढ़ाते रहेंगे उनके। अभी आज जो खबर चल रही थी, मैं देख रहा था कि 61 रुपए का यूनिट है बिजली का, जो अगले महीने से शायद 70 रुपए का हो जाएगा। जी जी। पेट्रोल आप बार बार बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमत आप बार बार बढ़ा रहे हैं, तो ये तो अनसस्टेनेबल है, ये कब तक चलेगा? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हिज पॉइंट वाज एज वेल, कि कब तक चलेगा। तो ये उन्होंने उसको मीडियम टर्म में रखा हुआ है कि इस किस्म की जो हमने रिफॉर्म्स एजेंडे को अप्लाई करना है, तो वो फिर मिड टर्म में ये चला जाएगा कि हमने अल्टरनेटिव रिसोर्सेज देखने हैं एनर्जी के, और उसके बाद फिर इसमें चेंजिंग लेके आएंगे कि किस तरह आगे लेके बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये जो आपने पॉइंट आउट किया, ये एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन उसे पूछा। हम्म, मैंने उसे पूछा था कि आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर भी बात हो रही है कि इसको भी मिड टर्म लॉन्ग टर्म में जाके आप रिव्यू करना चाहते हैं? और दूसरा ये कि आपके नॉन कम्बेटेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? क्योंकि बहुत सारे स्पेशलिस्ट इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में इसको दे हैव बीन रेजिंग वॉइस अबाउट इट, कि आपने उसका क्या करना है, क्योंकि दैट इज द एलिफेंट इन द रूम। आप जब तक उसको नहीं एड्रेस करेंगे, तो बाकी का काम आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अच्छा, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसके पास उनके पास जवाब अगर होता भी, तो शायद मेरा ख्याल है वो इस वक्त नहीं देना चाहते होंगे। हम्म, एक और बड़ी बात इसमें यह है कि आप फर्ज करें कि आपने ये रिफॉर्म एजेंडा अप्लाई कर दिया, फर्ज करें आपने इम्प्लीमेंटेशन हो गई, ये सारा कुछ आपने अपने एसेट्स वगैरह को आपने सेल कर दिया, ये कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब आपने टाइट बेल्ट कर ली, अपने बेल्ट को टाइट कर लिया है, और आपने उस, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आ रहा है कि आपके जो करंट अकाउंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं, हम्म। ये तो आपने उसको रिड्यूस कर लिया, ठीक है, आपने कुछ पैसे बचाने शुरू कर लिए, ठीक है, लेकिन कर्जा लेके कर्जा उतारना, इसका जो विशियस साइकिल है, उसको आप कैसे अब ठीक जैसे करेंगे मैं आप? देख रहा था कि इनका जो रेमिटेंसेज हैं वो कम हो रही हैं, और हर जगह से कम हो रही हैं, इवन गल्फ से भी कम हो रही हैं। और उसमें हमें ये कहना पड़ेगा कि इसमें पीटीआई का जो ओवरसीज सपोर्ट है उनका बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो हैं उनसे भी अपने पैसे विड्रॉ करा लिए हैं। वो पैसे नहीं भेजना चाहते, एटलीस्ट बैंकिंग चैनल से नहीं भेजना चाहते पाकिस्तान। दूसरी हम्म, तरफ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम जरूर हुआ है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर गई है इतने अरसे में, तो वो डेफिसिट तो कम होगा ही होगा। राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो मेरा मकसद उनसे भी सवाल पूछने का यही था, जिसपे थोड़ा सा वो गुस्सा भी कर गए थे। मैंने कहा जी, आप इसको आपने प्राइवेटाइजेशन कर ली, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमती अखराजात जो है वो कम होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक सिंबलिज्म के तौर पे है कि कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कहते हैं कि हम, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कहते हैं हम सैलरी नहीं लेते हैं, बट दैट इज नॉट द इशू। ये तो सिंबॉलिक सी बात होगी कि इशू तो उससे बहुत बड़ा है, उसके आपके बाकी के अल्ले तल्ले जितने भी हैं, या उसकी जो ओवरऑल आपके जो लॉसेस हैं उसकी वो परसेंटेज कितनी बनती है, वो शायद 1% भी ना बनती हो। सो आपने करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर या करंट एक्सपेंडिचर्स को तो एड्रेस कर लेंगे, इस तरह के हमारा ये नहीं होना चाहिए, हम्म, लेकिन कर्जे वापस कैसे करेंगे भाई? वो वाला प्लान कहाँ पर है जहां पर आप कहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं? अब दो उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, हम्म, एक उन्होंने आईटी का कहा, एक उन्होंने एग्रीकल्चर का कहा, और तीसरा लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा था आपकी ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उन वो भी अनटैक्स्ड हैं हम्म, मोस्टली। तो हम्म, अगर आप उनके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हैं, और इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ ये कि लोकल बल्कि इंटरनेशनल आपके पास उन एरियाज में आती है,
और फिर उसकी ग्रोथ को आप किस तरह फॉलो करेंगे, ये तो फिर समझ आती है। लेकिन अदरवाइज हिज पॉइंट वाज कि देखें, हम ये नहीं करेंगे तो हम 24वें में भी जा रहे हैं, उसके बाद हम 25वें प्रोग्राम में भी जाएंगे, हुँ, और अगर वो नहीं होगा तो इट मीन्स दोबारा भी हमें कर्जा लेना पड़ेगा। बट दिस इज द मोमेंट वेयर नाउ ही हैज टू टेक दो स्टेप्स, बट देन ही हैज टू गो बियॉन्ड दैट। हुँ, कि आपने एक्सपेंडिचर्स का तो कर लिया, एड्रेस कर लिया, लेकिन बाद में इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे? हुँ, इन्वेस्टमेंट के एरियाज में आप कैसे आगे लेके चलेंगे? अब तो आप आम के बाग साफ करके वहां पर हाउसिंग कॉलोनीज बना रहे हैं। हुँ। तो इस किस्म के इश्यूज है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। हमने देखा हालिया अरसे में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, असद उमर साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बातें की, लेकिन चंद महीने के बाद ये हुकूमत का साँस फूल गया कि नहीं, नहीं, ये तो लोग शोर मचा रहे हैं, इनको फ़ौरन कोई रिलीफ़ चाहिए, तो वो पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल पे चले गए हफ़ीज़ शेख के साथ। फिर नून लीग की जब हुकूमत आई, इसी तरह की बातें करते हुए हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को देखा, लेकिन बात नहीं बनी और फिर वो फ़ौरन अपने पुराने मॉडल पे चले गए इसहाक डार साहब के साथ। ये या बातचीत जब आपकी हो रही थी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से, तो आपने उनसे ये नहीं पूछा या उनकी बॉडी लैंग्वेज को जब आपने रीड किया, कि वो खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये कर पाएँगे, या वो ये सब कुछ जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना अरसा चाहिए, वो अपनी सीट पर मौजूद रहेंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, और ये एक्चुअली मिफ्ता इस्माइल ने ही मैंने तो खैर अनवर इकबाल साहब से सुना था, हमारे साथी हैं, डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं यहाँ पे हुँ, हुँ। वॉशिंगटन में। उन्होंने कोट किया था कि मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब के बारे में कि मिनिस्टर साहब का दिल दिमाग जो और सिमत है वो बिल्कुल दुरुस्त है, हुँ, लेकिन जिस किस्म का रिफॉर्म एजेंडा ये लेके चल रहे हैं, ये लगता नहीं है कि ज्यादा देर टिकेंगे। हुँ, सो वो उस पे उन्होंने मुस्कुराए भी और हंसे भी, उनका जी बड़े मेहरबान रहे हैं। बट ये एक एक इशू है, क्योंकि जिन अगेन यही बात जो है, वी आर रीइटरेटिंग दैट कि जिन लोगों को सब्सिडीज मिलती हैं, जो लोग इससे बेनिफिशियल होते हैं, वही लोग, उन्हीं लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं या कम देते हैं, जब आप उनको टैप इन करेंगे तो वो लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं और टैक्स देना वगैरह पसंद हुँ, नहीं करते हैं। हुँ, तो आप उनके ऊपर जब आप उनको टैप करना शुरू करेंगे, तो आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन का जो लेवल है वो कहाँ तक रहेगा, किन हुँ, के जरिए आप इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। ही वॉज वेरी राइट, और मैंने कहा हम आप दोनों जानते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क हैज ऑलवेज बिन देयर, हुँ। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? तो इसकी कोई टाइमलाइन उन्होंने दी है आपको कि ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, ये कब-कब इसके नताइज उनके आपके सामने आना शुरू हो जाएँगे अवाम के तौर पर या मीडिया के तौर पर? अच्छा, एक उन्होंने बड़ी आउट लाउड बात की कि ये जब ये कहा जाता है कि आईएमएफ ने ये शराइत मनवा ली या आईएमएफ ने ये शराइत लगा दी या आईएमएफ ने ये कहा, उनका जी ये आईएमएफ की शराइत का ये मसला नहीं है, ये हमारी अपनी ये स्ट्रेटेजी है, ये हमारा अपना प्रोग्राम है। सो ही ओन्ड दैट कि आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा, और हमने जो जो स्टेप्स लेने हैं उससे आईएमएफ एग्री करता है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये दुरुस्त इकदाम हैं जो हम लेने जा रहे हैं, तो फिर ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये आईएमएफ की शराइत वाला प्रोग्राम नहीं है। जो रिफॉर्म्स एजेंडाज हैं, वो उनका, वन वुड थिंक कि जब इनको वो वाले लोन एग्रीमेंट अप्रूव हो जाएगा और जो उस ड्यूरेशन के लिए होगा, तो ये सारा कुछ उसके दौरान ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और एटलीस्ट मिड टर्म और लॉन्गर टर्म की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे ये लगता है कि आईएमएफ पहले उन्हें कहेगा कि पहले आपने ये जो रिफॉर्म्स करने हैं ना, ये जो आपकी जो टॉप की प्रायोरिटीज हैं, इनको एड्रेस करें, उसके बाद फिर आपको लोन मिलेगा, हुँ। और फिर बाद में मिड टर्म और लॉन्ग टर्म चलेगा। सो इसलिए मैंने जो आपको जुलाई का उनका जो वो जो होपफुल है जुलाई के बारे में, वो सारा इट कम्स डाउन टू कि जून, जुलाई, अगस्त के अंदर ये मेजर डिसीजंस ये ले लेंगे। अच्छा, इस हवाले से जो एक हमारे दोस्त ममालिक का किरदार है हमारी माशी मुश्किलात को हल करने में, उस पर भी कोई बात हुई? अब नवाज़ शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं, सऊदी एक डेलीगेशन हमारा सऊदी अरब भी गया हुआ था, तो ये 2 ममालिक जो हैं बार-बार बात आके इन पे रुकती है कि ये हमें जो है कोई इमदाद करें ताकि फिर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आसानी हो। देखिए, इनकी जो इमदाद है ना, वो तो एक तरह की उनकी इन्वेस्टमेंट है इनटू आवर रिसोर्सेज। हुँ, वो तो बोले, मतलब फर्ज करें, अब वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने जब पीआईए की सेल हो जाएगी तो उसके बाद हमने ही इज एक्सपेक्टिंग कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, एंड देन हिज एजेंडा इज के कराची और लाहौर को भी बाद में प्राइवेटाइज एयरपोर्ट को कर दिया जाएगा। अब जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे,
इट डिपेंड्स ऑन कि उनके शेयर्स कितने हैं। अगर गल्फ कंट्रीज में मतलब कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, उनको आपने इनवाइट किया है, वो वहाँ पे वो एयरपोर्ट को ले लेते हैं, तो उसमें किन किन शराइत के ऊपर काम होगा। मतलब एयर स्पेस की भी बात हो रही थी, वो तो कहते हैं हम एयर स्पेस भी दे दें। तो इसका मतलब है कि अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट और उसकी एयर स्पेस किसी और प्राइवेट पार्टी के पास है, तो आपका अपना कोई भी जहाज लाहौर से इस्लामाबाद वो कहेंगे कि हमने लैंड नहीं करने देना, तो वो लैंड नहीं हो सकेगा। हम्म। तो इस किस्म की जो डिटेल्स माइन वो है ना, कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। तो वो डेविल विल कम आउट व्हेन वी नो कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इनकी कॉपरेशन भी, आई थिंक वी शुड पॉइंट दिस आउट, इट्स पर्टिनेंट टू मेंशन। इनकी भी जो गल्फ कंट्रीज की या दोस्त ममालिक की जो कॉपरेशन है, वो भी अमेरिका की ही एमा पर है। हम्म। सऊदी अरब अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट कोई किसके तो करेगा, तो बहरहाल अमरीकी उसकी उसके पीछे ठपकी जरूर मौजूद होगी। चाइना बिल्कुल। से डिफरेंट केस। अब हम्म। चाइना कर्जा नहीं देता आपको, या कर्जा देता है आपको, वो उस तरह पैसे नहीं इन्वेस्ट करता इंटेलेक्चुअली और अदरवाइज जिस तरह अमेरिका करता है। हम्म। क्योंकि अमेरिका के अभी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं डैम्स की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, या उनकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, या आपके आईबीए और लम्स टाइप के जिस किस्म के इदारे उन्होंने बनाए हैं वहां पर। तो उस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की है, वो लोग नहीं करते हैं। हम्म। राइट। अफगान वॉर में शायद सऊदी अरब की ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसके बाद से अब जो उनकी ट्रेजेक्टरी चेंज हुई है, उसमें अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो अमेरिका का एक किरदार उसमें जरूर होगा, हम्म। इंटरनेशनल पावर्स का। और चाइना इज अ टोटली डिफरेंट केस। हम्म। बिल्कुल सही। तो फाइनली अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आईएमएफ के साथ सबसे ज़रूरी हमारा ये है कि हमें फौरी तौर पर वो कर्जे की किस्तें दें या हमें नया कर्जा दें, उसकी कोई शराइत सामने आई हैं अभी तक कि क्या शराइत होंगी? यही है, ये जो एजेंडा, रिफॉर्म एजेंडा वो लिए फिर रहे हैं, ये हम्म। वही ये वही म्यूचुअली कंसिडर्ड जो है ना अंडरस्टैंडिंग है। मैं शायद तो नहीं से कहूंगा। इट इज इसे देखें, होता ही है कि हम हमारे यहाँ ये एक बड़ा चलता है कि अमेरिका ने शर्त लगा दी या आईएमएफ ने शर्त, आईएमएफ कहने के ऊपर ये हो गया। ऐसा हकीकतन होता नहीं है। वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यार ये एरियाज हैं जिनमें आपको चेंजेस का। अब पाकिस्तान ने खुद आइडेंटिफाई करके दिया है कि हम ये स्टेप्स लेने जा रहे हैं। एसओ का मसला तो पुराना चला आ रहा है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो लॉसेस हो रहे हैं, उनको कट डाउन करने के लिए पुराना चला आ रहा है। वो कहते हैं आप सब्सिडी ना दें, ये भी पुराना चला आ रहा है। पाकिस्तान को खुद भी इसका इदराक रहा है। अगेन प्लान है वहां पर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो हम्म। शायद जिस किस्म की होंगी या अंडरस्टैंडिंग हुई है बिटवीन द टू पार्टीज बिफोर द बिगिन द नेगोशिएशंस, वो यही है कि आपने एनर्जी एरिया में और एसओईज की प्राइवेटाइजेशन में, और ये कि बाद में फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लेके आनी है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। हम्म। तो यही बेसिकली है, ताकि पाकिस्तान में कम से कम उस किस्म की इन्वेस्टमेंट आ सके जिससे उसकी रेवेन्यू ग्रोथ और जीडीपी और टैक्स का जो रेशियो है वो जरा बेहतर फॉर्मेशन में आ सके। बिल्कुल ठीक है, चलें देखते हैं कि अब ये जो इससे हो। ज्यादा मतलब नेगेटिविटी, ये मतलब है कि उनको उसके ऊपर क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज किया नहीं जा सकता, बिकॉज दिस वाज एज एज फॉरेन एज फाइनेंस मिनिस्टर, इट वाज दिस वाज हिज फर्स्ट डीलिंग विद द हम्म। अथॉरिटीज। तो अब वो जब अप्रूव हो जाएगा, निगोशिएट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, जो सामने आएगा, वैसे तो फॉरेन then we मिनिस्ट्री में shall- भी इसहाक डार साहब मौजूद हैं जिनका फर्स्ट लव अभी तक ऐसे लगता है कि फाइनेंस ही है, अगर कहीं जरूरत पड़े तो। बहरहाल देखते हैं कि अब ये जो तमाम मुलाकातें हो रही हैं, इनके क्या नताइज निकलते हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कोई जो मईशत की सिमत है वो दूर हो, लेकिन मसला ये है कि कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो है वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज और कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पीपल इन दोज प्लेसेस बड़ी जरूरी है, और and the हमारे यहाँ अमूमन implementation। एग्जैक्टली अमूमन ऐसा होता नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मनमोहन सिंह ने अर्ली 90s में जो विजन दिया था एक इंडिया के इकोनॉमिक रिवाइवल का, वो 30-35 साल से वैसे का वैसे ही चल रहा है। जो भी हुकूमत आई है उसने उसको छेड़ा नहीं है। और उसी जब वजह से तक इंडिया उस पोजीशन में है जिस जो हो। एग्जैक्टली जब तक हमारे यहाँ ये नहीं होगा और हर 2-4 साल के बाद हम व्हील को री इन्वेंट करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक ये मामलात हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं हो सकते। बहरहाल हम तो इस पर बात करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। वाजिद साहब, वक्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।